नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दरभंगा से। यह खबर इसलिए भी हैरान और परेशान करने वाली है क्योंकि दिन दहाड़े घूसखोरी की जो तस्वीरें दाखिल खारिज के नाम पर दरभंगा से सामने आई वो सवाल पैदा करती हैं कि क्या बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए इसकी पुष्टि भी वीडियो ने कर दी है। ये खबर दरभंगा से, जहां पर घूस लेने वाले डेटा ऑपरेटर ने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कर्ज लिया गया था इस शख्स की तरफ से और वही कर्ज लौटाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं बिचौलियों के साथ डेटा ऑपरेटर घूस लेते हुए, ये तस्वीर इस वक्त वायरल है। ये वायरल वीडियो सिंहवाड़ा प्रखंड कार्यालय का बताया जा रहा है। सिंहवाड़ा प्रखंड के वीडियो ने भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि कर दी है और कहा है कि दाखिल खारिज में लेन देन को लेकर कई शिकायतें मिलती रही हैं। एक बार फिर उसी तरह ये इशारा वीडियो भी कर रहा है और फिलहाल इस पर संज्ञान लिया गया है। हालांकि डेटा ऑपरेटर ललन कुमार मेहता ने सफाई दी है और कहा कि सुरेश कुमार जो शख्स इस वायरल वीडियो में पैसे देते हुए नजर आ रहा है उसने कर्ज लिया हुआ था और कर्ज के पैसे को लौटाया जा रहा था, जिस दौरान इस वीडियो को शूट किया गया है। वायरल है जिसमें सिमरी का मुंशी शायद नाम सुरेश है, वो लेन देन कर रहा है। उसमें आरटीपीएस ऑपरेटर है ललन कुमार मेहता, उसके साथ ये इस तरह का वीडियो हमारे संज्ञान में है। हमने मुझे किस तरह की इसके अगेंस्ट किसी तरह की कार्रवाई हो रही है? चीज़ हम तो सुनबो नहीं किए हैं, क्या बोले हैं नहीं बोले हैं। तो पर्सनल पैसा है जो है जो है उसको जो हम क्या कर सकते हैं सर। क्या कहना क्या आपका है कि आपने कर्ज दिया था वो पैसा बोले क्या कहना चाहिए? जी जी जी, पैसा जो मेरा लिए हुआ था ना वही पैसा हमको दे रहा है। कहाँ पर ये लेन देन कहाँ पे कीजिए आपके? वो कहीं जा रहे थे तो हम बोले कि यहीं पर काम, उस दिन जो है छुट्टी था कि क्या था, तो उसी समय हम बोले कि जाइए ले लीजिए, तब तक जो और व्यवस्था हम जो है करेंगे ना। दिक्कत है सर, मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है। क्यों क्या? बोलता पैसा जमा करो, पैसा भी जमा किया 6,000 रुपया। उसका बाद वो बोलता है कि ठीक है हो जाएगा। फिर 3-4 महीना दौड़ाया, फिर मैं बता थोड़ा पैसा दो। हम बोला अभी पैसा नहीं देगा, पहले रसीद कटाएगा उसका बाद पैसा देंगे। ठीक है, फिर हुआ सर कि अब क्या करें? आप बोल रहा है कि अभी पैसा जमा करो उसका बाद होगा कोई काम। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या ये पूरा मामला जिस वीडियो की इस वक्त वीडियो ने पुष्टि कर दी है, कोई कार्रवाई हो रही है डेटा ऑपरेटर पर? जी, अभी कहे तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ जो है कागजी खाना पूर्ति कहे तो बस हो रहा है। और जब ये वीडियो हमारे हाथ लगा ये वायरल था, लेकिन हमने चाहा कि इस वायरल की सच्चाई जाने और जब हमने उस प्रखंड पर पहुंच के जब रिपोर्ट तैयार किया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने आकर खुलकर ये कह रहे थे कि हमने दाखिल खारिज के लिए पैसा दिए हुए हैं, 6 महीना से चक्कर लगा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। अन्य जितने भी जमीनी कागजात मामले थे उनको लेके लोग वहाँ परेशान थे और ये कहे तो एक वहाँ पे एक रैकेट चलाया जा रहा है जो जिसका दबदबा बहुत ज्यादा है। वीडियो ने ये माना है कि इस तरह की शिकायत लंबे वक्त से उनको मिल रही थी, तो क्या अब तक इस तमाम शिकायत के बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई और नहीं की गई तो उसके पीछे आधार क्या? क्योंकि ये जमीनी जो भी मामला आता है सीओ के अंतर्गत आता है और वीडियो का चैम्बर उसके उन्हीं के ऑफिस में ये चल रहा था। अंचलाधिकारी और वीडियो दोनों जो कार्यालय है एक ही साथ है। वीडियो के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस डिपार्टमेंट में करने के लिए। उन्होंने लिखित शिकायत भी दिया था, लेकिन वीडियो के माने तो उन्हीं से स्पष्टीकरण पूछ दिया गया कि आखिर आप क्यों इस कमरे को खाली कराना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि उनका ये पक्ष था कि यहाँ सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसका दायरा उस चलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिए। विपिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सीमेंट के काले कारोबार के खुलासे का। जी हाँ, हम कटिहार की बात कर रहे हैं जहां नकली सीमेंट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। पर्दाफाश हुआ और बताया जा रहा है कि नकली सीमेंट जो है वो पुलिस की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा था। मोगरा फाटक के गोदाम के पास ये धंधा चल रहा था। बताया जा रहा है कि जो सीमेंट जमा होने के चलते पत्थर बन जाता था, ये लोग उसे खरीद लेते थे और फिर उसे डस्ट बनाकर नामी गिरामी सीमेंट कंपनी के नाम पर पैक बनाकर बाजार में बेच देते थे। इस खुलासे के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। लोग प्रशासन के रवैये से भी यहां बेहद नाराज दिख रहे हैं।
माल भर रहे हैं। रिपैकिंग कर रहा है जी। कौन सी कंपनी का? अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का दिया आप लोग को रिपैकिंग करने के लिए? जी, जी। फैक्ट्री है क्या ये? जी हम लोग को पता नहीं है। तो अल्ट्राटेक का कैसे आप लोग भर रहे हैं? अल्ट्राटेक कंपनी तो यहाँ नहीं है। हम लोग को पता नहीं है भैया। जो खराब सीमेंट जो देता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को एकदम क्या कहें, इतना जघन्य अपराध है ये। जिस तरह से लोगों को मौत, एक मौत होता है सामने से गोली मार देना, एक अप्रत्यक्ष मौत का कारण बनना, ये भी एक। देखिए, हम आम जन तो एक ही चीज़ जानते हैं कि बहुत मेहनत के पैसे से हम लोग अपना घर का निर्माण करते हैं और बहुत भरोसा से हम लोग सामान को खरीद के लाते हैं और घर को बनाते हैं। ऐसे में अगर हम सही कीमत पे करने के बाद अगर हमें नकली सामान इस तरह से अगर मिलता है तो ये बहुत ही दुखद बात है। आपके सपनों के आशियाने में दरार डाल सकता है नकली सीमेंट, और नकली सीमेंट के ये फैक्ट्री कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोंगरा के इस जो अस्थायी रूप से बनाया गया गोदाम है, इसी में चल रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो गोदाम है ये महीने से चल रहा है। यहाँ जो सीमेंट खराब स्थिति में पहुंच जाता है, जो जमा हो जाता है, आप देख सकते हैं इसका कुछ गुंडी वगैरह इस तरह का यहाँ पर भी गिरा हुआ है। इसी सीमेंट को फिर से तोड़कर मशीन के सहारे से उसको रीपैकिंग किया जाता है, जिसका उसका टेम्पर कम हो जाता है और इससे आपका जो मकान है वो धराशायी हो सकता है। लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री इस सुनसान इलाके में महीने से चल रहा है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि इसकी जानकारी स्थानीय जो थाना है वहाँ भी है और कुछ अधिकारी तक भी इसके लिए नजराना पहुँचाया जाता है। इसीलिए इस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं, जो ये सीमेंट फैक्ट्री में कई महीनों से जो सीमेंट बनता है वो इसी तरह बाजार में पहुंचा दिया जाता है और आपके जो गाढ़ी कमाई जिसको आप असली सीमेंट के रूप में समझते हैं, वो सीमेंट दरअसल इसी तरह के फैक्ट्री में इस तरह से ही बनता है, जिसके आपके जो आशियाना है उस पर खतरा मंडरा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर हत्याकांड ने कई उलझनों को बढ़ाया हुआ था, वो उलझन अब सुलझ चुकी है। देखिए, मुजफ्फरपुर में डांसर्स प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुद भी आत्महत्या कर ली थी, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इनमें दोनों साफ नजर आते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जहां पर प्रेमी इस प्रेमिका को बाल से घसीटते हुए होटल के कमरे में लेकर जाता है। दोनों के बीच में कई देर तक विवाद होता रहा और उसके बाद प्रेमिका निशा रानी को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद प्रेमी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सीढ़ियों से उतरकर ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक पीछे हेलमेट लगाए मनीष भी इसके पीछे पहुंचता है, इसे घसीटते हुए अंदर ले जाया जाता है। काफी कुछ विवाद इन तस्वीरों से साफ नजर आता हुआ। किसी वजह से रानी वापस जाने लगती है, लेकिन मनीष उसे जाने से रोकता है। दोनों की लाश बरामद की गई और उसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज के दोनों के मौत की गुत्थी सुलझ चुकी है। और चलिए बात करते हैं बिहार के स्कूलों की। जी हां, बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों 8 फरवरी से खुल चुके हैं। कोरोना नियम के तहत स्कूल खुले हैं और तमाम सख्ती का पालन भी किया जा रहा है। सिलेबस पूरा करने का दबाव भी स्कूलों के ऊपर है। और ऐसे ही राजधानी के एक डीएवी बोर्ड कॉलोनी के स्कूल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश ने। 8 फरवरी से राज्य भर में 6 to 8 स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में सभी सरकारी और निजी स्कूल में बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बच्चे कल तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। और स्कूल में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल है, जहां पर क्लास 8 में बच्चे जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यानी जो सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि 50% बच्चे ही स्कूल आ सकेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइंस है और सरकारी जो आदेश है उसका पालन होता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो बच्चे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही सभी चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कराई गई है। बच्चों से ये हम बात कर लेते हैं, किस तरह से पढ़ाई हो रही है? ऑनलाइन से तो मुक्ति मिल गई है? जी, ऑनलाइन से मुक्ति मिल गई है। हमें ऑनलाइन में बहुत कुछ देखने को मिला है
हम ऑनलाइन में दिन भर फोन पे लगे रहते, इसके कारण हमारे आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अभी ऑफलाइन में हमें स्कूल आने का मौका मिल रहा है, इससे हमें बहुत सारी प्रॉफिट हो रही है। कितना अंतर महसूस हो रहा है? लंबे समय तक घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब ऑफलाइन का मौका मिला। बहुत अंतर महसूस हो रहा है। पहले हम लोग घर पर ही बैठे रहते थे और अब हम लोग स्कूल आ रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दोस्तों के साथ पढ़ने में मजा आता है और घर पर हम अकेले बैठे रहते हैं। कितना अंतर महसूस हो रहा है? ऑफलाइन में अब टीचर सामने हैं, ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ सामने से पढ़ा रही है, तो अब लग रहा है सिलेबस को आप कैच कर पाएंगे? हाँ, अब लग रहा है हमें बहुत अच्छे से सब समझ आ रहा है। पहले से ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा ऑफलाइन में समझ आ रहा है हमें। स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज हमारा अटेंडेंस 48.74% है, तो सिर्फ 2% बच्चे ही नहीं आए हैं, सारे बच्चे हमारे आए हैं। और यदि उनको मौका मिले 100% आने का, तो बच्चों की उपस्थिति 100% भी हो सकती है। तो बच्चे बेताब हैं स्कूल आने के लिए। हालांकि सरकार ने अभी अल्टरनेट डे करके स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 50% बच्चे ही स्कूल आ पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी मास्क लगाना नहीं भूल रहे हैं, साथ ही बैग में सैनिटाइजर भी ला रहे हैं। जाहिर है लंबे वक्त के बाद स्कूल की घंटी बजी है, ऐसे में बड़ी संख्या में यानी तकरीबन 48% बच्चे स्कूल आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल डीएवी बोर्ड स्कूल की ये तस्वीर थी अनूप। और देखिए बच्चे एक लंबे अंतराल के बाद जब स्कूल पहुंचे हैं तो उनके चेहरे पर वो संतोष, वो खुशी साफ नजर आती हुई। लेकिन सिलेबस का भी दबाव है, क्योंकि काफी दिनों बाद स्कूल खुला है विभाग, तो पढ़ाई भी पूरी करनी है, कोरोना नियमों का पालन भी करना है और सिलेबस भी पूरा करना है। लेकिन अच्छी बात विभाग कि जो उपस्थिति है वो बेहतर दिख रही है। बिल्कुल, और उपस्थिति बेहतर होते हुए बच्चों के अंदर अब ये जोश की पूरी तल्लीनता से अब अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और बेहतर परिणाम भी लेकर आने हैं। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर का। खबर नालंदा से, जहां पर हर गांव में इस वक्त 2 लोगों की मौत के बाद सनसनी फैल गई है। सनसनी क्यों फैली है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए यहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। एक अधेड़ की जमकर पिटाई की जाती है जिसमें इस शख्स की जान चली गई, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मृतक छोटे यादव और रामोतार यादव, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। और अब बात हजारीबाग की करते हैं, जहां हाथियों की दहशत देखी जा रही है। जहां हजारीबाग में हाथियों के आने के बाद लोग काफी दहशत में हैं। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे तमाम लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। चरी घाटी के बीच हाथियों का 25 का जो झुंड था वो एक साथ सड़क पर आ गया और एक एक कर सड़क पार करने लगा। तस्वीरों को भी आप देखिए, ये तस्वीर हजारीबाग के चरी घाटी के NH 33 की है। जब 25 हाथियों का झुंड यहां से गुजरा तो सड़क पर दोनों ओर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई। कल घंटों यहां जाम लगा रहा और हाथी एक एक कर सड़क को पार करते रहे। हर कोई इस नजारे को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल के जरिए कैद करना चाहता था। और हाथियों की दहशत हजारीबाग में काफी पहले से 1 महीने के आसपास से देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन हाथियों की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। कई इलाकों में हाथी पहुंच रहे हैं। बड़का गांव के केरेडारी, टंडवा और चुरचू इलाके में ये लगातार घूम रहे हैं और कई घरों को ध्वस्त भी कर चुके हैं। कईयों की जान जा चुकी है। हालांकि वन विभाग भी कह रहा है कि आम लोग जो है हाथियों से छेड़छाड़ ना करें। रेस्क्यू टीम रखे हैं 15 मेंबर्स का, जो ये नज़र रखती है, गांव वालों को जागरूक करती है और हाथी के झुंड के साथ साथ चलती है ताकि जान माल का क्षति मिनिमम हो। उसके अलावा जिनका जो मुआवजा होता है वो मुआवजा हम लोग ससमय भुगतान कर रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहा है। जिनका भी जो क्लेम है ये हम लोग कर रहे हैं। 4 लाख रुपये मृत्यु के केस में 4 लाख रुपये का मुआवजा है और जो बाकी जो फसल डैमेज का है उसका राज्य सरकार जो निर्धारित जो भी दर है उस दर से हम लोग उसके बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान। और चलिए अब बात करते हैं टीकाकरण रैंकिंग की, जिसमें बिहार नंबर 1 पर काबिज है। देखिए ये दूसरी बार है जब रैंकिंग को जारी किया गया तो बिहार अपने पहले पायदान पर बदस्तूर इस वक्त बना हुआ है। 78.1% टीकाकरण की औसत के साथ पहले पायदान पर बिहार की मौजूदगी है, जबकि मध्य प्रदेश 76% टीकाकरण के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया। इससे पहले की रैंकिंग पर अगर नजर डालिएगा तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार इसमें तब्दीली हुई है और वो तीसरे स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर त्रिपुरा 77.1% टीकाकरण के साथ मौजूद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये ताजा रैंकिंग इस वक्त जारी की गई है। टीकाकरण मामले में बिहार एक बार फिर से पहले पायदान पर आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट में 78.1% टीकाकरण के साथ बिहार पहले नंबर पर आया है, जो दिखाता है कि कोरोना की लड़ाई में बिहार कितना मजबूती से लड़ रहा है। आपको बताते हैं कि जहां बिहार पहले नंबर पर आया है, वहीं त्रिपुरा और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं और ये लगातार बिहार अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। अगर कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अभी तक 38,000 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें टीका लग चुका है। उसके बाद अगर फ्रंट लाइन वॉरियर्स की अगर बात करें तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं उन्हें अब तक अगर कहें तो 1500 से ज़्यादा फ्रंट लाइनर्स को यहाँ पे लग चुका है। पुलिस अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों या फिर नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी हों, तमाम लोगों को ऐसे दूसरे चरण में लगने शुरू हो गए हैं। अभी तक बिहार जो है लगातार सप्ताह में 2 दिन विशेष अभियान भी चला रहा है ताकि लोगों को यहाँ पे कोरोना का टीका लगाया जा सके। और पहले दिन से, जिस दिन से टीका देश में आया और सारे राज्यों को दिया गया, तो बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहें, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है तमाम लोगों के साथ बैठ करके और विशेष रणनीति बनाई गई और ये तय किया गया कि जैसे ही टीका आता है तो सारे लोगों को प्रमुखता से लगाया जाएगा। और यही रणनीति का नतीजा है कि आज लगातार बिहार पहले नंबर पर टीकाकरण में बना हुआ है और ये बिहार की कोरोना से लड़ाई के मजबूती को दिखाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल कोरोना से लड़ाई में ये टीकाकरण अभियान इस वक्त मजबूती को तो दिखा ही रहा है और दूसरे राज्यों को प्रेरित भी कर रहा है कि बहुत सुरक्षित टीका है, स्वदेशी टीका है, इसको जरूर लगवाएं। और बिहार के लिए बेहद ही अच्छी खबर हम कह सकते हैं विभाग, क्योंकि 78% बताया जा रहा है कि बिहार में कोरोना टीका लग चुका है और शायद ये और आगे तेजी से बढ़ता ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उम्मीद की। जी हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम और 80 घंटे के बाद भी अब भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 त्रासदी हुई है, उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। अब बस दुआ कीजिए कि वो जो वहां फंसे हैं जल्दी घर लौट आए। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में कई लोग अभी भी लापता हैं और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए लगातार यहां पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार के समस्तीपुर के वासुदेव गांव के रहने वाले नरेश दास भी लापता हैं, जिन्हें लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलने को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। सबसे बुरा हाल उनकी पत्नी का है। पत्नी और बच्चे इंतजार में हैं कि उनके पति और पिता वापस सही सलामत लौट आए। लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द खोजा जाए। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई तबाही के बाद वहां तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले समस्तीपुर का भी एक युवक वहां पे काम करता था, जिनका नाम नरेश है और वो लापता है। उनके ये परिजन है, पत्नी है, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। ये अपने घर के चिराग की सलामती की दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये सब एकदम बेसुध है। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। जी, उत्तराखंड की पुलिस द्वारा जो सूची जारी हुई, उस सूची के हिसाब से हम लोग जो है जानकारी हुई हमको। अच्छा। उसके बाद 2 महीना पहले ही उनसे बातचीत हुई थी, जो यहाँ ठीक है, यहाँ चमोली में रह के हम काम कर रहे हैं। अच्छा। जो हम कुछ दिन में काम खत्म होता है तो हम आ जाएंगे घर। कहाँ काम करते हैं? तो उत्तराखंड चमोली में। अच्छा। कोई बोले कि पावर प्रोजेक्ट करके है कोई, उसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल? जी, उनसे संपर्क करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज उनसे संपर्क करते हैं। उधर से हमको कोई प्रशासन की तरफ से कोई अथी नहीं है और हम बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, उत्तराखंड चमोली के प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई नरेश दास का थोड़ा सा पता लगावे। यहाँ पे उन नरेश दास जो लापता है, उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे? हमारा कहना है जो काम करता था, अभी लापता के खबर सुने हैं, तो हमारा लड़का सरकार के सहयोग है जो हमारा लड़का को खोजी करे
2 बच्चा है, उसको कैसे प्रतिपाल होगा। गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, सांत्वना देते हैं और ये 2 बच्चे हैं उनके जो अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। बाबू कब बातचीत हुई थी पापा से? पापा से कब बातचीत हुई थी? वो नहीं है पता। तुमसे बात नहीं हुई है? क्या कहोगे सरकार से? हमको पापा को भेज दीजिए। हाँ? पापा को भेज दीजिए। तो ये बच्चे हैं जो अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। घर का हर सदस्य सरकार से ये आग्रह कर रही है कि इनके घर के चिराग नरेश को ढूंढे और सही सलामत उन्हें यहाँ पहुँचाए, और हर कोई दुआ भी कर रहे हैं कि उनके घर के चिराग सही सलामत पुनः घर वापस आए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इसलिए कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया काम है, और 80 घंटे के बाद अभी भी परिजनों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।